आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। अगर आप 12th के बाद CUET की तैयारी कर रहे हो और खास करके आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट में है तो इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को सिर्फ आधार बनाइए अपनी तैयारी की। 100% आपकी तैयारी में बिल्कुल बूस्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से मैंने एनालिसिस करके पूरे डिटेल से यहाँ पर मैंने देखा है कि किस किस टॉपिक को किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से आपको इसमें मेहनत करना है, वो सारा मैं आज के वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। साथ ही साथ जो झारखंड यूनिवर्सिटी के VVU यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ VVMK यूनिवर्सिटी, दोनों के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुई CUET के स्टूडेंट के लिए, तो वो भी अपडेट इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको कुछ करना है पढ़ लिख कर, याद रखिएगा, अगर आपको कुछ पढ़ लिख कर करना है तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे कि अभी हमने 12th बोर्ड में मेहनत की है और फिर हम लोग CUET की मेहनत करें। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, आपको लग रहा है ना कि 12th बोर्ड आपका बहुत बड़ा टफ चीज़ था, जबकि ये पूरे तरीके से गलत है। हमारा भी यही एक्सपीरियंस था, लेकिन जैसे ही हम लोग इस स्टेज को पार करते हैं ना, आने वाले टाइम में इससे भी खतरनाक स्टेज प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। लेकिन सक्सेस पाने के लिए हमेशा आपको ठोकर मिलेगी और आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ये तो शुरुआत है, आगे आगे और भी मुश्किलें मिलेगी। तो अगर आपको पढ़ लिख कर कुछ करना है तो भाई आपको CUET एग्ज़ाम देना होगा। खास करके वो गाँव वाले विद्यार्थी जो गाँव में रहकर बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एक गांव का जो माहौल है, आप समझे, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, और गांव का भी जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ का भी जो माहौल है, और उसी तरीके से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो माहौल है। आप अपने दिमाग में सोचिए, अपने दिल में सोचिए, दोनों के माहौल में, पढ़ाई में, फैसिलिटी में, यहाँ तक कि आपका प्लेसमेंट में भी अलग अलग डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसीलिए NTA ने CUET को लागू किया है, ताकि जो खास करके जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, पहले क्या होता था, खास करके जो CBSE बोर्ड के जो बच्चे होते थे, जैसे कि अगर जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना होता था तो सिर्फ उसी के आसपास में ही जिनको जानकारी होती थी, सेंट्रल बोर्ड वाले होते थे, उन्हीं को ही एडमिशन मिलता था। लेकिन जो गांव वाले बच्चे रहते थे वो नीचे कहीं ना कहीं लॉ लेवल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते थे, और कहीं ना कहीं उनकी जो वैल्यू है वो नीचे ही दबकर रह जाती थी। तो अपनी वैल्यू, अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हो तो 100% एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा और मेहनत करके जरूर देखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिएगा, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होता है। हम लोग टीचर है, कभी भी आपको गलत डायरेक्शन में मोटिवेट नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन में हम लोग हमेशा मोटिवेट करेंगे। क्या हम कभी आपको बोलते हैं कि चोरी कीजिए? चोरी करने में भी तो पैसा है, लेकिन कभी भी हमने नहीं बताया कि आप चोरी कीजिए या फिर किसी का मर्डर कीजिए या कोई भी गलत काम करके आप पैसे कमाइए। तो क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि जो जरिया एक अच्छा इंसान बनने का है, समाज में, देश में वैल्यू कमाने का है, वो तरीका हम आपको, वो जरिया हम आपको बताते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले डोमेन पेपर के बारे में, कि डोमेन पेपर की तैयारी किस तरीके से करोगे। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि ये डोमेन पेपर होता क्या है। डोमेन पेपर, जैसे कोई आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे या फिर साइंस वाले, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए जो आर्ट्स का पेपर होगा, जो भी वो CUET के एग्जाम में वो उसको सेलेक्ट करेंगे, वो उनका डोमेन पेपर होगा। उसी तरीके से कॉमर्स वाला भी पेपर होगा जो CUET के फॉर्म में वो सेलेक्ट करेंगे, यानी उसमें वह ऑनर्स पेपर अपना रखना चाहेंगे, उस पेपर को वो पढ़ना चाहेंगे, तो उसी को डोमेन पेपर बोला जाता है। इसी तरीके से साइंस में भी बहुत सारे पेपर होते हैं। तो डोमेन पेपर की तैयारी किस तरीके से करोगे? तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th NCERT बुक को ही पढ़ना है। जैसे कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा NCERT को ही फॉलो करेंगे। लेकिन जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है या फिर साइंस वाले स्टूडेंट है, जैसे मैथमेटिक्स की अगर बात करें, एक क्लास 12th का जो बुक होता है वो RD शर्मा। RD शर्मा क्या पढ़ेंगे? क्या RD शर्मा के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बिल्कुल नहीं, NCERT के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT को ही फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको अगर बुक के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ NCERT को ही फॉलो कीजिएगा। NCERT को पढ़ने के बाद क्लास 12th में आपने कहीं ना कहीं नोट्स जरूर क्रिएट किए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, CUET में भी नोट्स को क्रिएट करने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। CUET में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, वो MCQ पैटर्न होता है। यहाँ पर आपको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होता है और उसके नोट्स को पढ़ना होता है, जो आपने क्लास 12th में बनाया था। उस नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बशर्ते अगर आपने नोट्स क्रिएट किया हो अच्छे तरीके से। बस आपको ऊपर ऊपर नोट्स को पढ़ना है, लिखने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, लिखने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नोट्स को पढ़ना है। जब ये सारा काम हो जाएगा, मान के चलिए आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उस चैप्टर के साथ प्रैक्टिस करना होगा MCQ क्वेश्चन। याद रखिएगा, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करना होगा। यही काम अपने अपने डोमेन पेपर के साथ सारे चैप्टर को करना होगा। अगर आप कम से कम 1 से 2 दिन में भी, अगर आज से इस वीडियो को देखने के बाद एक चैप्टर 2 दिन में अगर कंप्लीट करते हो ना, तो अभी आपके पास बहुत समय है, 40 से 45 दिन समय है, आपका डोमेन पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में या फिर 2 घंटे में आप अगर मेहनत करोगे, डोमेन पेपर में आपको नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता।
बाकी पैटर्न आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें केवल 40 का ही उत्तर देना है। तो 10 क्वेश्चन आपके लिए बेटर चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो कोई भी टफ या फिर हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं है, ना ही क्वेश्चन पैटर्न है। इसके बाद अगर बात करें लैंग्वेज पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट 12वीं के जो विद्यार्थी है वो सोचते हैं कि हमारा हिंदी में मार्क्स अच्छा आया या फिर हिंदी मेरा एग्जाम अच्छा गया तो हम लोग लैंग्वेज पेपर ले लेते हैं, या फिर इंग्लिश एग्जाम अच्छा गया, इंग्लिश में हम लोगों को कमांड है, वह समझ लेते हैं कि वो लैंग्वेज पेपर को अच्छे से लिख पाएंगे CUET के एग्जाम में। लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ पर ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन यानी जो आपका व्याकरण है और साथ ही साथ जो गद्यांश या फिर पद्यांश जो पैसेज वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक ग्रामर के होते हैं जो थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर पूछा जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा टफ नहीं लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर पूछा जाता है। प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना होगा, मॉक टेस्ट आपको देना होगा। ये मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल 20 क्वेश्चन उठा लिए, अब उस 20 क्वेश्चन को कम से कम आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है आंसर देकर। तो ये होता है आपका मॉक टेस्ट। तो आपको कम से कम टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद साथ ही साथ जब सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएगा तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले साल 2022 में आपका CUET का एग्जाम हुआ, साथ ही साथ 2023 में हुआ, बस ये 2 साल के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर में कमांड हो जाएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंग्वेज पेपर के जो आपका ग्रामर वाला टॉपिक है ना, जो सिलेबस है उसको भी कवर कर देंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, किसी वीडियो में मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो शिक्षक है वो बताते हैं कि जनरल टेस्ट को आपको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है। देखिए सारे टीचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दें अगर बाई चांस आपके जो डोमेन पेपर है और आपके जो लैंग्वेज पेपर है, दोनों पेपर के आधार पर अगर बाई चांस एडमिशन नहीं मिलता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये जो पेपर है ना, ये एडमिशन दिलाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर। अगर आप इस पेपर में कमांड कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी आप उस यूनिवर्सिटी से पिछड़ोगे नहीं जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट में रखे हो। हालांकि 12वीं के बाद ये जो आपका GT है जनरल टेस्ट, ये एक पूरे तरीके से नया है आपके लिए। यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पिछले साल की अगर बात करें, जनरल टेस्ट वाला एग्जाम हुआ था, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था शुरुआती शिफ्ट में, या फिर देखा जाए तो शुरुआत में जो एग्जाम हुआ था पहले फेज से लेकर दूसरे और तीसरे फेज में, स्टैटिक GK और करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया था। यानी 20% स्टैटिक GK और करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो 80% क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही फेज बाई फेज एग्जाम होता गया, उसके बाद स्टैटिक GK का क्वेश्चन बढ़ता गया और 60 से 70% इन्हीं का क्वेश्चन पूछा जाने लगा, और करंट अफेयर का और मैथ और रीजनिंग का लगभग प्रतिशत क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता कि स्टैटिक GK को पढ़ ले तो यहाँ पर जनरल टेस्ट में कमांड हो जाएगा, या फिर करंट अफेयर, या फिर मैथ और रीजनिंग। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक GK ये होता क्या है। स्टैटिक GK का मतलब होता है जैसे इसमें इतिहास, इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद आपका ज्योग्राफी, इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें वर्तमान में हुए इतिहास की घटना या फिर पॉलिटिकल की घटना या फिर ज्योग्राफिकल घटना नहीं होती है। इसमें पहले से जो घटित घटना है, जो पहले का इतिहास है, वो सारा यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल होता है, उसको कहते हैं स्टैटिक GK। लेकिन यही चीज़ आपका करंट अफेयर में क्या होता है, सेम चीज़ें दोनों। करंट अफेयर में यही चीज़ होता है जो वर्तमान में घटित घटना होती है, चाहे वो राजनीति यानी पॉलिटिकल हो, या फिर कोई भौगोलिक क्षेत्र में हो यानी ज्योग्राफिकल हो, या फिर कोई हिस्टोरिकल चीज़ हो यानी हाल ही में जो घटना घटी हो, तो वो सारा अगर करंट में घटित हो तो उसको कहते हैं करंट अफेयर। दोनों टॉपिक एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब GK ही होता है। ठीक, इन दोनों को कैसे कवर किया जाए, देखने में तो यहाँ पर 3 टॉपिक आपको लग रहा है, 2 टॉपिक ये लग रहा है, लेकिन आपको कवर कैसे करना है, स्टैटिक GK का जो टॉपिक है ना, वो एक एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन को कवर कर लेना। याद रखिएगा स्टैटिक GK में जिस भी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन तो फिक्स है। जैसे इतिहास में जो चीज़ घटना हुई, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, क्या वो कभी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं बदल सकती। उसी तरीके से यहाँ पर स्टैटिक GK का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अगर उसे आप कवर कर लेते हो तो आपका इसमें कमांड होते जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें करंट अफेयर, बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे कि करंट अफेयर आप 10 महीने के, 20 महीने के, या फिर 15 महीने के, या फिर साल भर के आप एक ही वीडियो में कवर कर लो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इससे आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे करंट अफेयर में। करंट अफेयर में कमांड पाने के लिए करंट अफेयर में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, वो सारे चीज़ आपको करंट में जो भी घटना हुई है वो सारे टॉपिक वाइज करना है। जैसे किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर, या इसके अलावा जो हाल ही में खेल प्रतियोगिता हुई है, इसके अलावा जो आपका खेल या फिर पुरस्कार, जो भी चीज़ है, ये सारे टॉपिक वाइज अगर आप कवर करोगे तो करंट अफेयर भी आराम से कवर हो जाएगा। कभी भी उस वीडियो के चक्कर में ना पड़ेंगे जो 12 महीने का या फिर 8 महीने का या 10 महीने का एक ही वीडियो में कवर करते हैं। आपसे अगर ये चीज़ बोला जाए 10 दिन का खाना एक ही दिन में आप खा लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप सोच कर देखिए, उसी तरीके से करंट अफेयर भी साल भर
का एक ही बार में कवर नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर बात करें मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग का मतलब हो गया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, बस थोड़ा सा लेवल डाउन रहता है सीयूईटी में। तो इसके लिए आपको टॉपिक वाइज कवर करना होगा। जैसे अगर मैथ की अगर बात करें, अगर आपको परसेंटेज कवर करना है, परसेंटेज के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है परसेंटेज। जैसे आप सर्च करोगे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो सीयूईटी के लिए हो या फिर नहीं हो। आपको बेसिक उसमें आपको मजबूत करना है, उसके बाद फिर इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कवर कर लेना है। यही सबसे बेटर तरीका है। इस तरीके से आपका जनरल टेस्ट पूरे तरीके से मजबूत हो जाएगा। सारा टॉपिक कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इस तरीके से अगर आप तीनों पेपर, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर समय क्या होना चाहिए, हमें कब कब पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो आपको बता दें, क्या आप खेलने के लिए जाते हो, खेलने का कोई टाइम टेबल होता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जाते हो 1 घंटे के लिए कि चलो 1 घंटे खेल कर आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप 3 से 4 घंटे लगा देते हो। आप मोबाइल चलाते हो, सोचते हो कि आधा घंटा मोबाइल चलाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप 3 से 4 घंटे मोबाइल में बिजी रह जाते हो। तो फिर पढ़ने के लिए क्यों टाइम टेबल? पढ़ाई अगर आपको करना है, जब भी टाइम मिले तब भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक नोटिस जारी हुई है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भटक जाएंगे कि हाँ इस बार विदाउट सीयूटी भी एडमिशन हो जाएगा। विदाउट सीयूटी एडमिशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी सीयूईटी देने वाले विद्यार्थियों का। अगर जो विद्यार्थी सीयूईटी का एग्जाम नहीं देंगे, पिछले साल जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट अगर हिस्ट्री ऑनर्स के साथ अपना पेपर रखना चाह रहे थे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, भले ही उनका 85% था, मुझे पता है, मैं आपको सीरियस में बता रहा हूँ और सही बता रहा हूँ, 85% रिजल्ट होते हुए भी उनका हिस्ट्री ऑनर्स, मैं हिस्ट्री ऑनर्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो जो भी पेपर लेना चाहते हैं जिसमें संख्या ज़्यादा है स्टूडेंट का, तो उस पेपर का ऑनर्स पेपर में सीट उनको नहीं मिला, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए सीयूईटी एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी, अगर आप बीबीयू के यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। इसके अलावा अगर बात करें बीबीएमके यूनिवर्सिटी, तो बीबीएमके यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या सीयूईटी का एग्जाम देना होगा या फिर नहीं देना होगा? तो देखिए, अभी बीबीएमके की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुआ है। नोटिस में साफ साफ बताया कि हाँ बिना सीयूटी वाले स्टूडेंट का भी एडमिशन होगा, लेकिन प्राथमिकता सीयूटी वाले स्टूडेंट को भी दी जाएगी। उसी तरीके से बीबीएमकेयू भी करने वाली है। हालांकि अभी तक से कोई भी नोटिस नहीं जारी हुआ, जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी खास करके जो स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट में रखे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज, जी हाँ टॉपिक वाइज, खास करके सबसे पहले हम लोग जनरल टेस्ट की तैयारी करेंगे, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का टॉपिक, इसके बाद फिर मैथ और रीजनिंग का PYQ क्वेश्चन भी कवर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।